हम इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से बच्चों को परेशानी होती है, प्रॉब्लम फेस करते हैं कि किस तरह से हम उसको पढ़ें कि हमें बराबर याद रहे और उसको हम आसानी से मेमोराइज कर पाएँ, फॉर दी लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको स्टोर करके रख पाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि किस अमेंडमेंट में कौन कौन से चेंजेस हुए, कौन कौन से चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं, उन सब को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कैसे मेमोराइज करना है ये तो साथ में रहेगा ही रहेगा, राइट। हर एक एग्जाम में इस अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आते जरूर हैं, ठीक है। तो आज में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो यूपीपी का हो या यूपीएसआई का हो या लेखपाल का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, यूपीएससी का, किसी भी एग्जाम के लिए ये अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। बिल्कुल एंड तक देखिएगा, मेमोरी तक भी बताऊंगा कि किस तरह से याद करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेंडमेंट नंबर फर्स्ट की। अमेंडमेंट नंबर फर्स्ट जो आया था वो आया था 1951 में। इसका पीछे रीजन क्या था लाने का, तो ये था रीजन 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल क्यों ऐड किया गया, इसको पहले हम समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि अमेंडमेंट क्यों आया। 9th शेड्यूल इसलिए ऐड किया गया था ताकि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। क्या हो सके भाई, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके, क्योंकि उसमें राजा महाराजा थे जिनके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड थी और छोटे गरीब किसानों के पास लैंड कम थी। तो यानी लैंड रिफॉर्म के लिए 9th शेड्यूल ऐड करना था, ठीक है। इसलिए पहला अमेंडमेंट लाया गया। कब लाया गया, 1951 में। अच्छा, 9th शेड्यूल में जो भी आपके 9th शेड्यूल में लॉज रखे जाएंगे वो उस समय जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जुडिशियल रिव्यू इसका पॉसिबल है। कब, जब केशवानंद भारती केस आया आपका 1973 में, ठीक है। इस दिन से कहा गया कि इस दिन से जितने भी 9th शेड्यूल में लॉ को प्लेस किया जाएगा वो सारे जुडिशियल रिव्यू हो सकेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बेसिकली 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये आया था आपके 1956 में। 1956 में आया था। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, आखिर इसको क्यों लाया गया था, राइट। तो उस समय आपको समझना होगा कि बेसिक नीड क्या थी। जब हम नीड्स को समझेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर अमेंडमेंट लाया क्यों गया था। तो बात है 1953 की। 1953 में आंध्र प्रदेश में आपके जो है चल रहा था, कह लो, एक प्रोटेस्ट। और ये प्रोटेस्ट जो श्री रामलू थे, हालांकि उनका डेथ भी हो गया था इस प्रोटेस्ट में ही। तो उनका एक ही डिमांड था कि स्टेट को लिंग्विस्टिक के बेसिस पर, यानी लैंग्वेज के बेसिस पर हम उसको ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। ये मान नहीं रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट यानी भूख हड़ताल किया और उसके बाद में इनकी डेथ हो गई। हालांकि बाद में 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था, ओके, 1956 में। और इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि आपका जो भी स्टेट हैं उसको लिंग्विस्टिक बेसिस पर अरेंज किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया। इसके साथ में इनिशियल में हमारे संविधान में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इन 3 टाइप के, और एक पार्ट डी भी था जिसमें सिर्फ एक ही यूटी था, वो था अंडमान एंड निकोबार। तो इसको अबोलिश कर दिया गया, यानी अब ग्रुपिंग जो था वो नहीं होगा। ग्रुपिंग क्या होगा, नहीं होगा, ग्रुपिंग नहीं था। तो अब इनको क्या हुआ कि यूटीज इंट्रोड्यूस यहाँ से होने लगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। अब 24th अमेंडमेंट एक्ट जो आपका हो गया ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो सारे एक्ट थे, यहाँ पर सिंपल सा आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट के पावर को बढ़ा दिया गया था और जुडिशरी के पावर को घटाने की कोशिश की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 1971 में आया, ये सब सारे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर हुआ था। और इसमें ये पार्लियामेंट को पावर दिया गया कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। हालांकि बाद में अगर हम सबसे लैंडमार्क जजमेंट देखें तो वो था केशवानंद भारती केस 1973 का, जिसमें आपका बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन लाया गया। इस बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन में कहा गया कि जो भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में, ठीक है। हालांकि ये जो 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया, इसको बाद में इनवैलिड भी डिक्लेयर कर दिया गया था। हालांकि पार्लियामेंट को अभी भी, अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बात करें, तो उसको फंडामेंटल राइट अमेंड करने का पावर है, अनलेस कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉलो करना चाहिए, वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। इसके साथ में इसमें एक और चेंज किया गया कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट, मस्ट जो वर्ड है यहाँ पर, गिव एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आती है पार्लियामेंट में तो उनको प्रेसिडेंट ये बाध्य हो जाते हैं
कंपलसरी है, मस्ट है कि वो अपना एसेंट देंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि अब जो ऐसा है कन्वेंशन है कह लो कि प्रायर रिकमेंडेशन होती है प्रेसिडेंट का जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आते हैं, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बेसिकली आपके रिजेक्ट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट, ठीक है, रिकंसीडर कर सकते हैं बट रिजेक्ट नहीं कर सकते। ओके, अब आता है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिटेड बना दिया गया और इसके साथ कंपनसेशन की जगह पर अमाउंट दिया गया, एक कंसेप्ट जो है अमाउंट इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें आपको 2 वर्ड मिलेगा, एक है प्रिवी पर्सेस और एक है प्रिविलेजेस। हुआ क्या था कि जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, राइट, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, तब बहुत से राजास महाराजास थे, ठीक है, राजास महाराजास थे, उनके क्या था, प्रिंसली स्टेट थी, क्या थी भाई, प्रिंसली स्टेट। और इस प्रिंसली स्टेट को कहाँ शामिल किया गया था, इंडियन यूनियन में। ठीक है, अब इंडियन यूनियन में शामिल किया गया तो ऐसे तो शामिल होंगे नहीं भाई, ठीक है, बड़े लोग हैं, राजा महाराजा हैं, तो इनको कुछ प्रिविलेजेस चाहिए होता था, जो प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया। इसके साथ ही इनको कुछ पैसे अमाउंट भी इनको मिल रहा था जो हमारे संविधान ने प्रोवाइड किया, राइट। तो इसको अबोलिश कर दिया गया कि अब कोई भी प्रिविलेजेस या प्रिवी पर्सेस जो राजा महाराजा हैं उनको नहीं मिलेगी। अच्छा, 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973 कि कब, 1973 ये आ गया था। इसमें आपके लोकसभा सीट को बढ़ा दिया गया था। पहले क्या था, 525 था और उसके बाद में बढ़ाकर इसको 545 कर दिया गया था। तो जो प्रेजेंट है हमारा स्ट्रेंथ है लोकसभा का वो कितना है भाई, तो 545 ही है। नेक्स्ट है हमारा 36, तो 2 याद रखना है, एक तो है 35th और एक है 36। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में आया था और ये जो है आपके सिक्किम स्टेट से रिलेटेड है। सिक्किम जैसे आपको पता होगा कि पहले जो है हमारा एक इंडियन यूनियन में शामिल नहीं हुआ था ऐसा फुल स्टेट, बाद में इसको 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया। क्या बनाया गया, फुल फ्लेज स्टेट। इससे पहले अगर हम बात करें तो 2A ऐड किया गया था जो इसके लिए स्पेशल प्रोविजन बना रहा था। ठीक है, इस सब को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और ये सिक्किम हमारा फुल फ्लेज स्टेट बन गया जो 22वें नंबर का स्टेट था। ठीक है, तो 36 याद रखना है। अब 38 आता, 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 में आया था। ये इमरजेंसी पावर को इम्यून कर दिया था किसे, जुडिशियल रिव्यू के। बाद में इसको डाइल्यूट कर दिया गया था। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ भाई साहब कि देखो इमरजेंसी प्रोविजन 3 टाइप के यहाँ पर हमारे दिया है अंडर आर्टिकल 352, ठीक है, 356 और 360। यहाँ पर आपके नेशनल इमरजेंसी, यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी, यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी जो अभी तक नहीं लगा है। इसमें कहा गया कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब बाद में क्या हुआ, देखो सिंपल सी बात है, अगर कहीं इस टाइप के स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको याद रखना है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो किसी भी पार्ट का पॉसिबल है। कुछ भी जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि इसको इम्यून किया गया था, बाद में डाइल्यूट कर दिया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अगर डिस्ट्रॉय करने में किसी ने भूमिका निभाई थी तो ये था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976। दूसरा, इसमें प्रियम्बल में, कहाँ पर, प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये पहले इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, प्रियम्बल में नहीं थे, बाद में इसको ऐड किया गया। इसके साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड किया गया था। ठीक है, एक नहीं मतलब 10, टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ था, जान लो। और ये किस पार्ट में है, तो पार्ट 4th में और आर्टिकल 51A में, पार्ट 4th में और आर्टिकल 51A ये ऐड किया गया था। इसके साथ सेंटर के पावर को स्ट्रेंथन किया गया और लोकसभा और स्टेट असेंबली का टेन्योर इमरजेंसी के टाइम 6 ईयर कर दिया गया। हालांकि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको वापस कर दिया गया था। अब आता 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बदली तब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई और मोरारजी देसाई ने पास किया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और जितने भी 42nd में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए थे उसको इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को क्या किया, रिस्टोर किया। और इसके साथ में राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया जो आर्टिकल 300A में। जैसे आपको पता होगा फंडामेंटल राइट में इनिशियली अगर हम देखें तो 7 थे, बाद में एक फंडामेंटल ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर अब टोटल 6 टाइप के फंडामेंटल राइट आपके संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे, जो किस में है भाई, तो पार्ट 3rd में है। ठीक है, अब आता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर आया था, ये याद रखना है। और इन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ और एक साथ में 10th शेड्यूल भी ऐड किया गया था। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है कि अगर कोई MLA है, ठीक है, या MP है, तो अगर वो अपनी पार्टी को स्विच करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा।
अब आते हैं 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 में आया था। इसमें जो आपका वोटिंग एज है उसको रिड्यूस कर दिया गया था। क्या था? वोटिंग एज को रिड्यूस करते 21 से 18 कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है 1989 में। फिर 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 आया, ये दिल्ली के लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या होगा तो बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड की गई थी। अगर हम यूटी की बात करें तो यूटी में जनरली एक तो दिल्ली है और एक तो पौंडीचेरी, जहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेंगी, बाकी कहीं पर नहीं है। ओके, तो ये स्पेशल स्टेटस दिया गया था दिल्ली को और इसके साथ में एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाई गई थी। अब आते हैं 73rd और 74th। ठीक है, 73rd और 74th ये आपके पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, पंचायत से रिलेटेड है, ये आपके म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। पंचायत जो है आपके पहले याद रखना है पार्ट 9th में है, ये पार्ट 9th ए में है। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ में एक पॉइंट और याद रखना है कि इसमें जो है आपके 11th शेड्यूल ऐड किए गए थे और इसमें 12th शेड्यूल ऐड किए गए थे। ठीक है, ओके, तो 9th ए, 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल। ओके, नाउ 1 सेकेंड। हाँ, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ये जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया है किसको? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। पार्ट 9th इसने ऐड किया और ग्राम सभा को इंट्रोड्यूस किया। 74th क्या है भाई? 74th भी 1992 में हुआ। इसने अर्बन लोकल बॉडीज को क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और पार्ट 9th ए ऐड किया गया। ठीक है, इसी तरह एक और आया, ये आया था अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में। ठीक है, 2002 में इन्होंने एक राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स, एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ए ऐड किया। इसके साथ एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी 10 मैंने बताया इससे पहले, और एक और ऐड किया गया तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी हो गई थी। ठीक है, जिसमें एजुकेशन के राइट को लेकर ऐड किया गया था, तो टोटल 11 है। ठीक, कब ऐड किया गया? 86 में। तो अगर पूछता है कि फंडामेंटल राइट कितनी बार जो है आपका अमेंड हुआ, तो एक बार हुआ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और जहां पर एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड किया गया। ठीक है, अच्छा, अब 91st अमेंडमेंट एक्ट 2023 आता। इसमें बेसिकली आपको जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, या फिर जो आपके यूनियन लेजिस्लेचर है, इसमें 15% कर दिया गया कि जो इसका स्ट्रेंथ है उसका 15% क्या होंगे भाई? मिनिस्टर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज को क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया, और एंटी डिफेक्शन प्रोविजन को और स्ट्रेंथन किया गया। अब आता है 97, जैसे मैंने बताया था 9th क्या है? पंचायत से, 9th ए जो है आपका वो है म्यूनिसिपैलिटी से, और 9th बी जो है आपका वो है कोऑपरेटिव से। तो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और एक पार्ट ऐड किया वो है पार्ट 9th बी में। ठीक है, अब आता है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, 2014। ओके, 2014। इसमें एक है एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें जो आपके कलेजियम सिस्टम होते हैं ना, कलेजियम सिस्टम, जिससे क्या होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो कलेजियम सिस्टम के थ्रू होते हैं। इसको रिप्लेस करने के लिए एक बिल लाया गया था जिसको हम एनजेक कहते हैं। हालांकि बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार दे दिया गया था। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए खतरा था। अब आता है 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। 101 अमेंडमेंट जो है वो आपके जीएसटी से रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड है। इसमें एक और आर्टिकल ऐड किया गया था, 246 ए ऐड किया गया था। ठीक है, जीएसटी काउंसिल के लिए, और इसके साथ में मल्टीपल डायरेक्ट टैक्सेस को भी अबॉलिश किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 में आया। 102 को हमेशा याद रखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया था। किसको प्रोवाइड किया था? तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो याद रखना 103 क्या है? तो 10% EWS रिजर्वेशन 2019 में आता है। इसमें याद रखना 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 15 और 16। इसमें क्या होता है? पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया था कि इसके थ्रू वो जो भी इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं वो बेसिकली उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर ये प्रोवाइड किया गया था। अब 104 है, 2020 में आया। ये जो लोकसभा में और स्टेट असेंबली में जो SC और ST के सीट रिजर्वेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन इसके साथ में एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, 2 सीट जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए थी। किसके लिए थी? एंग्लो इंडियन के लिए थी। इसको क्या किया गया? अबॉलिश कर दिया गया कि अब वो बेसिकली नहीं पाएंगे। ठीक है, रिजर्वेशन एंग्लो इंडियन नहीं पाएंगे। अब आता है 105 अमेंडमेंट एक्ट 2021 में। इसने OBC को, जैसे स्टेट को ये पावर दे दिया गया कि स्टेट अपने राज्य में, यानी स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य में OBC को, जो भी OBC की कैटेगरी है उसको आइडेंटिफाई कर सकती है, उसका लिस्ट प्रिपेयर कर सकती है। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग किया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट और भी है, जैसे 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 में आया। ये वुमेन रिजर्वेशन से इंपॉर्टेंट है। वुमेन रिजर्वेशन मतलब 33% या फिर 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का हो या फिर यूनियन लेजिस्लेचर का हो, ठीक है, 1/3 उसको सीट को रिजर्वेशन होगा। लेकिन ये अभी नहीं होगा, ये थोड़ा देर बाद होगा। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जहाँ से बन सकते हैं उसको हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यहाँ पर 44th को सेफ गार्ड डेमोक्रेसी, 73rd 74th लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए फेमस है, 86 राइट टू एजुकेशन के लिए
फेमस है, 101 जीएसटी है आपका, 103 ईडब्ल्यूएस, 106 वुमेन रिजर्वेशन। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, पहले देखना होगा कि उसका बेसिक क्या है, आखिर ये चेंजेस क्यों किए गए थे, उस समय गवर्नमेंट क्या थी, तो आपको याद आसानी से हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें जितने भी अभी तक सारे इंपॉर्टेंट थे उन सबको मैंने डिस्कस कर दिया गया। मोस्टली इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप PYQ आपने सॉल्व किया होगा तो आपको पता भी होगा कि इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।